नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबरों के साथ लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दी। इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष और सरकार में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने पर घमासान शुरू हो चुका है। आज स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्रवाई में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका टोका गया। उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाई। मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में, जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और कहा कि इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सेशन चलता है तो वो विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोल के सदन से भाग जाते हैं, किसी और की बात नहीं सुनते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। दुख इस बात का है कि इस रेजुलेशन पे जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो प्रिसाइड करने के लिए ओम बिरला जी कुर्सी में नहीं बैठे हैं। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो, चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। और मैं तो छोटे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा सांसद विपक्ष दल के लोग मुझसे मिले हैं और कहा है कि हम ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है, लेकिन हम राजनीति से मजबूर हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 साल में इनके सामने झुका नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष है। और वो नेता प्रतिपक्ष इस सदन में खड़े होके इनके सामने सच बोल देते हैं। सच्चाई वो जो बोलते हैं वो इन्हें पचती नहीं है। सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। इन्होंने सब कोशिशें की, पैसे खर्चे, तमाम सोशल मीडिया की कैंपेन की, मीडिया पे कैंपेन की, तरह तरह की चीजें बोली, उनके बारे में कुछ नहीं चला है। सच्चाई उनके सामने है, लोग देख रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति है जो सच बोलता है और झिझकता नहीं और पीछे नहीं हटता। तो मुझे तो हंसी इसी बात पे आ रही थी कि तुम डर रहे हो इनसे। इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सत्य है वो पच ही नहीं रहा है, इसलिए हर बार इन्हीं पे आलोचना, इन्हीं पर वार कर रहे हो। नियमों के मुताबिक स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होता है। मौजूदा लोकसभा में एनडीए के पास करीब 290 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है, इसलिए प्रस्ताव पारित होना कठिन है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर खुद सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने और मतदान करने का अधिकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है, जिसका असर कई देशों पर पड़ने लगा है। भारत भी अछूता नहीं है। होर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप है। मिडिल ईस्ट
ईस्ट में जंग का असर अब भारत में दिखने लगा है। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है। इससे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की नौबत आ गई है। वहीं केंद्र सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने के लिए देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया। अब गैस को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। अभी देख रहे हैं कि गैस खत्म हो गया है, पहुंचाने भी नहीं आ रहा है और न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि वॉर चल रहा है, जिसके चलते कि सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है किल्लत हो रही है। तो टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है। तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। हमारी फैक्ट्री चलती है, वो कोर कमेटी के मेंबर हैं हम। यहाँ गैस की कोई किल्लत नहीं है। लोग की मानसिकता छोटी हो गई है। केवल अभी न्यूज डाल दीजिए, पेट्रोल का 150 रुपये लीटर हो जाएगा। लोग घर में खाना नहीं खाएंगे, जाकर पेट्रोल टंकी में लाइन लगा देंगे। देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू है, जो सरकार को ये ताकत देता है कि वो किसी भी जरूरी चीज जैसे अनाज, दालें, खाने का तेल, दवाइयाँ, ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। जब कभी किसी चीज की कमी होने लगती है या उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो सरकार इस कानून को लागू कर देती है। इसके तहत व्यापारियों के लिए स्टॉक की एक लिमिट तय कर दी जाती है और वे एक सीमा से ज्यादा सामान गोदामों में नहीं भर सकते। अगर प्रॉब्लम बोलेगा तो मतलब कैसा जिनका लाइफ और जिनका बिजनेस ये ऑयल, पेट्रोल, गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका लाइफ से इम्पैक्ट होना ही है। और ये भी देखा जाता है कि दुनिया में किसका भी भाव मतलब पेट्रोल एंड गैस ऐसा चीज है, उसका भाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सब प्रोडक्ट का भाव बढ़ेगा। बिकॉज पेट्रोल एंड गैस से गुड्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। तो पेट्रोल एंड गैस के ऊपर पूरा बाकी प्रोडक्ट्स का भाव डिपेंडेंट होता है। अभी कैसे होता है, ईरान इज अ प्रेटी बिग कंट्री जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। अब ईरान का प्रोडक्शन अभी उसमें स्टॉपेज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस इजराइल एंड ईरान वार, जिसमें यूएस का भी सपोर्ट है। तो अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्लोबली ये रेट इम्पैक्ट करेगा बिकॉज वहाँ का सप्लाई कम हो जाएगा। अभी स्टॉक नहीं है, कल से भी बंद करना पड़ेगा। बाजू में ऑफिस रह के हम लोग को क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं है। पब्लिक लोग को सुबह 6 बजे आके खड़ा हो जाते हैं। अभी वो लोग की भी परेशानी, अभी वो लोग को मैनेज कर रहे हैं। हमने को 19 किलो का नहीं मिल रहा है। अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा था, वो चल गया। आज का दिन चल जाएगा, कल से बंद हो जाएगा। कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर अघोषित रोक से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनियों ने एजेंसियों को पूरा फोकस सिर्फ घरेलू गैस पर रखने को कहा, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों में घबराहट का माहौल है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 31 प्रस्ताव पेश हुए। इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला फर्जी रजिस्ट्री रोकने को लेकर हुआ। इसके लिए 3 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिससे रजिस्ट्री करने से पहले प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान 31 प्रस्ताव पेश हुए। इनमें से 30 पारित हुए। सबसे बड़ा फैसला फर्जी रजिस्ट्री को रोकने को लेकर हुआ। इसके लिए 3 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिससे रजिस्ट्री करने से पहले प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। तो वहीं 2 अहम फैसले भी लिए गए हैं। योगी सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए परिवहन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब ओला, उबर को भी पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण, फिटनेस, मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन के प्रदेश में ओला, उबर जैसी टैक्सियां नहीं चल सकेंगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएंगे। इसकी विशेषता ये होगी कि एक तो पहले ये टैक्स फ्री होगा। जो हम टैक्स लेते हैं इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे कि गांव में लोग मैंने उसको प्रोत्साहन मिले, मैंने उनको जोड़ेंगे। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी में एसपी, सीडीओ और हमारे एआरटीओ और हमारे आरएम जो होते हैं हमारे लोकल लेवल पे, ये इसके मेंबर होंगे। और ये गांव में बसें चलेंगी और ये छोटी बसें होंगी। ये 7 मीटर
की बसें होंगी और मैक्सिमम 28 सीटर बसें होंगी, क्यों कहीं मैंने उसका हम उसको टर्न कर सके, क्योंकि अभी भी गांव में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर बड़ी बसें टर्न होने में दिक्कत आती है। योगी सरकार ने ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी है। इस योजना से अब उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बस पहुंचेगी, लेकिन नई पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं तक बसें पहुंच सकेंगी। बसों को परमिट और टैक्स से मुक्त रखा गया है। ओला उबर या कोई भी गाड़ी है, अगर उसका फिटनेस और सारा सिस्टम सही नहीं होगा तो उससे कोई इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसकी जानकारी कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार होता है, लोग हम लोग पास आते हैं, लोग समाज सेवा से जुड़े हुए लोग पास जाते हैं कि भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया, पुलिस सुन नहीं रही है। ऐसे में होता है कि अगर फिटनेस है तो फिटनेस के माध्यम से तत्काल उसकी वेरिफिकेशन की जा सकेगी, उसकी जांच पड़ताल किया जा सके, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और उसमें आम जन को ये बहुत बड़ी सुविधा सरकार ने देने का प्रयास किया है और योगी सरकार को इसके लिए हम लोग विशेष रूप से बधाई देते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं और उनको इस बात का इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का और पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं अंतर मन से। और हर गाँव में बसें चलेंगी, टैक्स फ्री होंगी, भाड़ा भी कम होगा, इससे आने जाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। यह बहुत बड़ा कैबिनेट ने फैसला लिया है, इसके लिए हम बहुत पुनः हृदय के अनंत गहराई स्वागत करते हैं। वहीं कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 6 महीने की मूल वेतन की राशि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में लगाने पर उसकी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। बिना परमिट के, बिना करेक्टर सर्टिफिकेट के पुलिस वेरिफिकेशन में कोई भी ओला उबर उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। और साथ में ये भी कहा है कि 3 व्हीलर और 2 व्हीलर जो ओला उबर है उनको फिलहाल छूट मिलेगी। कैबिनेट में एक अहम और बड़ा फैसला लिया। दूसरी ओर देखा जाए तो 59,163 ग्राम सभाओं तक बसें पहुंचेंगी और ये बसें गाँव के ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक होगी। और बताया जा रहा है कि इन बसों के जरिए जो ग्रामीण इलाके के जो लोकल लोग, जो कनेक्टिविटी है उसको खास तौर पर इस पर ध्यान रखा गया। यानी अब ग्राम परिवहन परियोजना के अंतर्गत अनुबंधित जो बसें रहेंगी उसमें टैक्स और परमिट में भारी छूट रहेगी। यानी अब ग्रामीणों को बसों को लेकर हो रही प्रॉब्लम्स को लेकर खासा ध्यान दिया गया और कैबिनेट में एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने फैसला बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया। रावत अब विजयपुर विधानसभा सीट से नए एमएलए होंगे। ये पूरा माजरा क्या है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 में उपचुनाव। अब कोर्ट के फैसले से सीट बदली। मध्य प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने यह फैसला बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के नामांकन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी हलफनामे में नहीं दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक घोषित कर दिया गया। रामनिवास रावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 2024 के उपचुनाव में नामांकन दाखिल करते समय मुकेश मल्होत्रा ने अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया और याचिका के मुताबिक मुकेश मल्होत्रा ने हलफनामे में सिर्फ 2 क्रिमिनल केस का जिक्र किया है, जबकि उनके खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज थे और 4 मामलों की जानकारी छिपाई गई थी। करीब 70 पेज के आदेश में हाई कोर्ट ने माना कि उम्मीदवार की ओर से गलत जानकारी देना और गंभीर मामलों को छिपाना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा अगर ये जानकारी सार्वजनिक होती है तो संभव है मतदाता अपना फैसला अलग तरीके से लेते हैं। निर्णय अदालत ने किया है, हम अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं। अदालत ने निर्णय किन परिस्थिति में किया, क्यों किया, ये न्यायालयी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ जीतू पटवारी जैसे बड़े व्यक्ति नेता को न्यायालय पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। न्यायालय जो भी करता है किसी न किसी कारण। एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया, ये बीजेपी को नागवारा गुजरा। और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था, उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना, ये भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं, हमें दलित पसंद ही नहीं, हमें संविधान के विरोध में ही काम करना है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उपचुनाव में रामनिवास रावत दूसरे स्थान पर रहे, इसलिए मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द करते हुए रामनिवास रावत को विजयपुर सीट से विधायक घोषित किया जाता है। और इसके फैसले के बाद रामनिवास रावत के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर कि नामांकन भरने वाला प्रत्याशी अपनी समस्त जानकारियां शपथ पत्र में भर कर दे। उसमें आपराधिक प्रकरण भी दिए जाने आवश्यक थे। उसने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई, उसके आधार पर मैंने रिट लगाई और माननीय न्यायालय ने आज रिट स्वीकार कर दी है। पूरी की पूरी रिट स्वीकार कर दी, उसकी सदस्यता शून्य कर दी और हमें डिक्लेयर। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। विवेक तनखा का कहना है कि हलफनामे में दी गई जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव धांधली हुई थी। कांग्रेस को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से मुकेश मल्होत्रा को राहत मिलेगी। न्यायालय को यह अधिकार है कि नियम और प्रक्रिया के तहत वो कोई भी फैसला उनको लेने का अधिकार है और हमारे देश में वो निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि न्यायालय विधानसभा की सदस्यता तो शून्य कर सकता है, लेकिन वो किसी को विधायक डिक्लेयर कर दे, ये पहली बार मैंने सुना है। हो सकता है कि कानूनी ज्ञान मुझ में कम हो, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं के हिसाब से ये बात तो मुझे जचती नहीं है। जीतू पटवारी जी जाने और भारत के संविधान की दुहाई देने वाला उनका नेता राहुल गांधी जाने। न्यायपालिका कांग्रेस ने लगभग 40-45 साल से अधिक तक देश और प्रदेशों में राज किया है, तो क्या न्यायपालिका को कांग्रेस ने बंदी बनाया है? क्या कांग्रेस के इशारे पर न्यायपालिका चली है? इसलिए भारत के न्यायपालिका और भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर किसी को भी उंगली उठाने का हक अधिकार नहीं है। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, कांग्रेस पार्टी अदालत का सम्मान करती है, लेकिन विजयपुर की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था और पार्टी को भरोसा दिया कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो साथ ही उन्होंने बीजेपी पर दलित और आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। शून्य करने के बजाय रामनिवास रावत जी के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदुस्तान के अंदर लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो न्याय के रास्ते अभी भी खुले हैं। 2023 के बाद विजयपुर सीट पर अब तक कुल 2 चुनाव हो चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास रावत कांग्रेस से उन्होंने बीजेपी के बाबूलाल मेवरा को हराया और विधायक बने। 2024 के उपचुनाव के कारण रामनिवास रावत ने पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिससे सीट खाली हुई। कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को उतारा। मुकेश मल्होत्रा ने करीब 7,364 वोटों से जीत दर्ज की और वहीं 2026 में नया मोड़ आया। हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया क्योंकि हलफनामे में क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं दी गई थी। अब रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया और 2023 के बाद 2 बार चुनाव हो चुके हैं और अब कोर्ट के फैसले से तीसरी बार राजनीतिक बदलाव हुआ है। विजयपुर सीट में कांग्रेस विधायक की विधायकी निरस्त करने के बाद जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी का कहना है कि आपने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाया क्यों। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। दिल्ली पुलिस ने बवाना मर्डर केस मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। कारोबारी वैभव गांधी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने मुठभेड़ के बाद
इन आरोपियों की धरपकड़ की। राजधानी दिल्ली में बवाना के कारोबारी वैभव गांधी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाहरी उत्तरी जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने मुठभेड़ के बाद 2 मोस्ट वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की बाइक बरामद हुई है। दोनों आरोपी पुलिस पर फायरिंग करने के बाद घायल हालत में पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी को बवाना के सेक्टर 4 स्थित DSIIDC इलाके में दिन दहाड़े कारोबारी वैभव गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वांटेड क्रिमिनल हैं वो जो भागे हुए हैं हमारे एक सेंसेशनल मर्डर केस में। उनके नाम इनके सामने आए तो उसके लिए इन्होंने ट्रैप लगाया अपनी टीम के साथ और लास्ट नाइट एनकाउंटर में जो है ड्यूरिंग एनकाउंटर लास्ट हुआ है उनका 2 वांटेड क्रिमिनल जिनके बाद में नाम पता चले मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे पकड़े गए हैं। और इन्होंने जो है पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जो है फायर किया। जब उनको ओवरपावर करने की कोशिश की उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया तो सेल्फ डिफेंस में भी इन्होंने फायर किया और उनको ओवरपावर किया। अभी फ़िलहाल ये दोनों इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि मामले में फरार 2 शूटर देर रात शाहबाद डेयरी इलाके से गुजरने वाले हैं। सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने इलाके में जाल बिछाया। पुलिस ने जैसे ही संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, आरोपियों ने पुलिस टीम पर करीब 6 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में 5 राउंड फायर किए, जिसमें दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए और मौके पर ही दबोच लिए गए। घायल आरोपियों को इलाज के लिए रोहिणी के बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद इरफान जो कि चांदबाग का रहने वाला है और वहाँ का BC भी है चांदबाग का, जिस पर 40 केसेस है। 40 में से 32 केसेस दिल्ली के हैं और 8 केसेस यूपी के हैं। दूसरा उसका जो इस मर्डर में शामिल था ऐश्वर्य पांडे, गाज़ियाबाद का रहने वाला है, 37 साल का है। इस पे 5 केसेस हैं और 4 केसेस इसमें यूपी के हैं और 1 केस दिल्ली का है। इनसे इस ऑपरेशन में जो है 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं विद 4 लाइव कार्ट्रिजेस। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे के रूप में हुई है। मोहम्मद इरफान पर हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट समेत करीब 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि ऐश्वर्य पांडे पर हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 6 खाली खोखे, 2 हेलमेट और 1 चोरी की बाइक भी बरामद की है। इस हत्याकांड में इससे पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बवाना के कारोबारी की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और इस पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। दिल्ली के बवाना इलाके में कारोबारी वैभव गांधी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। आउटर नॉर्थ जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने मुठभेड़ के बाद 2 वांछित आरोपी मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने टीम पर करीब 6 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और दोनों को गोली लगने के बाद काबू कर लिया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की बाइक बरामद हुई। घायल आरोपियों को इलाज के लिए रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले की जांच जारी है। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।